और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ कुछ करिए। आप दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, लोग दिल्ली में मर रहे हैं, किसी भी मज़हब के लोग हों, किसी भी जात के लोग हैं, इंसान हैं और वो मर रहे हैं। एक दिल्ली जल रही है। तो गांधी सिर्फ ज़बान से गांधीवादी खुद को कह देने से कोई गांधीवादी नहीं हो सकता, तर्ज़ अमल से होता है। और वो तर्ज़ अमल तो इनका बिल्कुल दिखाया नहीं इन्होंने। लेकिन इससे बड़ी मतलब एक कह लीजिए कि बड़ी अजीबोगरीब बात है कि लुटे भी हम हैं, पिटे भी हम हैं और गिरफ्तार भी हम ही हैं। दंगों में सबसे ज़्यादा पिटा मुसलमान, सबसे ज़्यादा मकान मुसलमानों के जले, सबसे ज़्यादा कारोबार का नुकसान मुसलमानों का हुआ। मौलाना साद साहब के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल हो रहे थे, मरकज़ को बदनाम करा जा रहा था, इस इलाके को बदनाम करा जा रहा था। मैं पहला शख्स था जो मीडिया पर इसके हक़ में बोला था और इंटरव्यू एक दिया था। और इसमें भी कहीं ना कहीं केजरीवाल शामिल हैं, क्योंकि ये चिंगारी केजरीवाल की ही लगाई हुई थी। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि मौलाना साद साहब पर FIR होनी चाहिए। कि जो सियासत है उसमें अगर हमें कोई एक नाम ऐसा नज़र आता है जो इस BJP गवर्नमेंट को टक्कर देता आ रहा है, दी है, हराया है इन्हें और आगे भी हरा सकता है, वो आदरणीय शरद पवार साहब का है। तो वो जो खालीपन था उसे कौन भर सकता है, ये हमने गौर व फिक्र करा। तो उसमें हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नज़र नहीं आई, जो एक सेकुलर सोच की पार्टी है, जो हमेशा मजलूमों की आवाज़ उठाती रही है। तो इसलिए हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करा। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान राशिद अजीम आमना सामना मीडिया से दिल्ली निज़ामुद्दीन मरकज़ से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आज आपके रूबरू हम कराएंगे दिल्ली की जानी मानी शख्सियत, नौजवान शख्सियत, सोशल एक्टिविस्ट, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के साबिक़ तालिब इल्म और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के यूथ के जनरल सेक्रेटरी शेख गुलाम जिलानी साहब से। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में NRC, CA, NPR के नाम पर मुसलमानों से शहरियत का सबूत मांगा गया, उनसे कागज मांगा गया। लेकिन मुसलमानों की ख़वातीन ने और सोशल एक्टिविस्ट ने पूरे मुल्क भर में ये हुकूमत से साफ कह दिया कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। उन्हीं में से एक शख्सियत है जिनकी हमने बात की है, वो है शेख गुलाम जिलानी साहब ने, जिन्होंने निज़ामुद्दीन मरकज़ के NRC CA प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया, उसकी सरबराही की और यहाँ पर एहतजाज किया, जिसमें ख़वातीन का बहुत अहम रोल रहा। यहाँ के निज़ामुद्दीन मरकज़ के मुसलमानों का, दीगर तबक़ात का, जिसमें और भी हम गैर कौम जो है हमारे बिरादरान वतन है, उन्होंने भी इसका भरपूर साथ दिया और इस बात का सबूत पेश किया कि मुल्क के मुसलमानों के साथ में दीगर अक़लियतें और समाज के लोग भी मौजूद हैं। उसके चश्मदीद गवाह हैं शेख गुलाम जिलानी साहब, और शेख गुलाम जिलानी साहब दिल्ली फसादात की भी चश्मदीद गवाह हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। शेख गुलाम जिलानी साहब, आपका आमना सामना मीडिया और शाह टीवी में इस्तकबाल है। शुक्रिया। आप इस पूरे NRC CA प्रोटेस्ट के और दिल्ली फसादात के इस दिल्ली के हम समझते हैं कि चश्मदीद गवाह है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की हुकूमत, मरकज़ी सरकार और केजरीवाल सरकार ने इस मौके पर क्या रोल अदा किया, मुसलमानों के साथ में कितनी नाइंसाफ़ी की या इंसाफ किया? आप इसको बेहतर तरीके से नाजरीन को, दर्शकों को, इस देश को बता सकते हैं। देखिए, मैं पहले दिल्ली फसादात की अगर बात करूं तो मुकम्मल तौर पर दोनों हुकूमतें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, केंद्र में जो बैठी भाजपा सरकार है, या जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये दोनों मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए। मैं यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब दिल्ली में फसादात शुरू हुए, जिस दिन पहला दिन था, और ये मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, किसी पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है ये। मेरी उस दिन जो दिल्ली के डिप्टी CM हैं मनीष सिसोदिया साहब, उनसे ख़ुद मुलाकात हुई थी जिस दिन दिल्ली में राइट्स शुरू हुए हैं। और
मेरे साथ और भी कई सोशल एक्टिविस्ट थे, उनके घर पर ये मुलाकात हुई और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ कुछ करिए। आप दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, लोग दिल्ली में मर रहे हैं, किसी भी मज़हब के लोग हों, किसी भी जात के लोग हैं, इंसान हैं और वो मर रहे हैं। एक दिल्ली जल रही है, ये हमारी दिल्ली है, हमारा शहर है, ये जल रहा है, इसे बचाइए। आप डिप्टी सीएम हैं, आप बाहर निकलिए, आपको प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, आपको पुलिस मिलेगी, आप एटलीस्ट उन एरिया का दौरा करिए रात भर जहाँ पर ये फसादात हो रहे हैं, क्योंकि यही हमें गांधी जी ने सिखाया है। बंगाल में यही करा था, जब फसाद हुए थे तो गांधी जी वहाँ पहुँच गए थे और दौरा करा और फसाद रुक गए थे। तो इसके जवाब में मनीष सिसोदिया ने साफ कह दिया था कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा। तो चाहे वो सेंटर में बैठी बीजेपी गवर्नमेंट हो या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हो, दिल्ली में फसादात को रोकने में ये पूरी तरह से नाकाम रहीं। और अगर हम ये कहें कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने रोकने की कोशिश ही नहीं करी तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शायद इनकी मंशा थी कि ऐसा हो। तो ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की तरह था। वो जो 2-3 दिन है वो दिल्ली वालों की एक मतलब याददाश्त में ऐसे मुकीम हो गए हैं कि बहुत डरावने तौर पर कि उससे वो दिल्ली वाला बाहर नहीं निकल सकता। एक डरावना ख्वाब है दिल्ली वालों के लिए। बिल्कुल एक डरावना ख्वाब है कि हमारा शहर जला, लोग मरे, मकानात जले, लोगों की दुकानें जली। ये बहुत ही एक डरावना ख्वाब है। आम आदमी पार्टी और दीगर पार्टियां सब गांधी जी की बात करती हैं, लेकिन रोल तो इनका गोडसे का नजर आता है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गांधी जी वाला रोल होता तो दंगों में जाते। जिस वक्त दिल्ली में दंगे हो रहे थे, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कुछ स्टूडेंट्स ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट करा था कि आप इसके लिए कुछ करिए, तो उन पर लाठीचार्ज हो गया था। सिसोदिया जी से मैं खुद मिला, सिसोदिया जी ने साफ इनकार कर दिया। तो गांधी सिर्फ ज़बान से गांधीवादी खुद को कह देने से कोई गांधीवादी नहीं हो सकता, तर्ज़ अमल से होता है, और वो तर्ज़ अमल तो इनका बिल्कुल दिखाया नहीं इन्होंने। तो ये गोडसे वाले ही हैं, सिर्फ चेहरा बदल लिया है। फसादात के बाद में ना नुकसान भी मुसलमानों को हुआ, दीगर तबकात का भी हुआ, लेकिन मुसलमानों की बेजा गिरफ्तारी की गई, उनको बेकसूर जेलों के में ठूसा गया, उन पर फर्जी मुकदमा दायर किए गए। इस पर आप क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, जब दंगे होते हैं नुकसान सबका होता है, लेकिन हाँ ये सच है, एक तल्ख हकीकत है जिसे इस समाज को कबूल करना पड़ेगा कि जो ज़्यादा नुकसान हुआ वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का यानी मुसलमानों का हुआ है। चाहे वो जान का नुकसान हो, चाहे वो मकान जलने का नुकसान हो, ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ है। बहरहाल किसी का भी नहीं होना चाहिए था, ये फसादात होने नहीं चाहिए। लेकिन इससे बड़ी मतलब एक कह लीजिए कि बड़ी अजीबोगरीब बात है कि लुटे भी हम हैं, पिटे भी हम हैं और गिरफ्तार भी हम ही हैं। दंगों में सबसे ज़्यादा पिटा मुसलमान, सबसे ज़्यादा मकान मुसलमानों के जले, सबसे ज़्यादा कारोबार का नुकसान मुसलमानों का हुआ, जिनके दुकानें मकान जला दिए गए, और गिरफ्तारियां भी सबसे ज़्यादा मुसलमानों की हुई हैं। और कहीं ना कहीं इन गिरफ्तारियों में पार्शलिटी है, ये कोर्ट ने भी माना है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की एक कोर्ट ने 25,000 का दिल्ली पुलिस पर जुर्माना भी लगाया। अच्छा। हाँ, तो ये जुर्माना क्यों लगाया गया? जाहिर सी बात है कोर्ट ने कुछ तो ऐसा महसूस करा ना कि जो आपने इंसाफ नहीं करा, इसीलिए आप पर जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने ये बात भी, दिल्ली हाई कोर्ट भी कह चुका है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी कहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना और देश के ख़िलाफ़ बोलना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलने को देशद्रोह या राजद्रोह नहीं कह सकते, आप उन पर यूएपीए नहीं लगा सकते। मतलब एक अजीबोगरीब किस्म की फ़िज़ा बना दी गई है कि हमें ही मारा जा रहा है, हमें ही सताया जा रहा है, और जब हम उसके लिए आवाज़ उठाए जाते हैं तो हमें ही जेलों में भी ठूस दिया जाता है। या हमसे मुराद सिर्फ मैं मुसलमानों की नहीं कर रहा, जो भी हक़ और इंसाफ की बात इस मुल्क में करता है उन सब की बात मैं कर रहा हूँ। दिल्ली फसादात से पहले जामिया मिल्लिया में लगातार दहशत ज़दा किया गया और जामिया मिल्लिया में घुसकर पुलिस ने हंगामा बर्पा किया। उन तालिब इल्म पे जो कि तालीम हासिल कर रहे थे, वहाँ पर अपनी स्टडी में मशगूल थे, उस पर आप क्या कह रहे थे? क्या मामला है? देखिए, एक इदारे के अंदर घुसना पुलिस का सबसे बड़ी तो हुकूमत की यही नाकामी है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की उसकी सबसे बड़ी नाकामी है। और उसके वीडियो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने लाइब्रेरी में घुसकर स्टूडेंट्स को मारा। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ तो वो पुलिस के ज़रिए किया गया, पुलिस ने करा,
इसी तरह का एक वाक़या जेएनयू में भी हुआ। वहाँ कुछ गुंडे आए और उन्होंने भी जेएनयू में इस तरह की हरकत करी। आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा कि अभी तक उस केस में किसी की अरेस्टिंग नहीं है। मतलब वो कौन थे? क्या इंसान नहीं थे? जिन्नात वगैरह कौन थे भाई? कौन सी मखलूक थी कि अभी तक हुकूमत ढूंढ ही नहीं पा रही है कि वो लोग जेएनयू में आए, बाहर से डंडे और लाठी लेकर वहाँ स्टूडेंट्स को उन्होंने मारा पीटा बुरी तरह से, और उसके बाद वो वहाँ से भाग गए और अभी तक कोई जांच एजेंसी ये पता नहीं लगा पाई कि वो कौन थे, कोई अरेस्टिंग नहीं हो पाई। तो इस तरह की चीज़ें जब आप तालीमी इदारों पर करते हैं तो आप स्टूडेंट्स को अपने ख़िलाफ़ करते हैं। स्टूडेंट्स दरअसल हक़ की लड़ाई लड़ता है और वो बहुत बोल्ड होकर लड़ता है, वो किसी से डरता या घबराता नहीं है। आप अगर सोचते हैं कि उन्हें मार पीट कर या दबाकर आप उन्हें खामोश कर लेंगे तो ये किसी भी हुकूमत की, किसी भी समाज की गलतफहमी है, वो ऐसा नहीं कर सकता। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि हुकूमत का मकसद ये था कि इतना डराया धमकाया और दहशतज़दा किया जाए कि मुसलमान जो है एनआरसी सीए हो या किसी भी तरह का एहतजाज हो उसके लिए सामने ना आ पाए? अगर फिर इसके बाद में एनआरसी सीए एनपीआर का कोई मामला आता है तो क्या आप लोग के हौसले पस्त थे, मुसलमानों के हौसले पस्त हैं, या दिल्ली के लोगों का क्या इसमें ख्याल है? क्या खौफजदा है लोग? नहीं, बिल्कुल खौफजदा नहीं है। दिल्ली का, या मैं समझता हूँ सिर्फ दिल्ली का नहीं, पूरे मुल्क का आदमी खौफजदा नहीं है। ये यहाँ की मिट्टी में है हमारे। हमें हक बात बोलनी है, हमें नाहक से लड़ना है। तो वो कल भी लड़े थे, आज भी लड़ेंगे, उसमें किसी के हौसले पस्त नहीं है। यहाँ तो लोग मौत से नहीं डर रहे हैं। अभी कोविड का दौर चल रहा है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव। आप देखिए, लोगों ने शायद दुनिया में किसी दूसरे मुल्क में इस तरह की मदद लोगों ने नहीं करी होगी। अगर यहाँ लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या हालात होते। तो उससे सिर्फ एक मदद का जज्बा नहीं, आप ये देखिए कि वो डर ही नहीं है उनके अंदर। मौत का डर नहीं है कि ठीक है जब आनी होगी आ जाएगी, लेकिन वो जो उन्हें सही लगता है वो करते हैं। और मुसलमानों को तो ईमान है कि जिस दिन मौत आनी है तो आनी है, और अगर मौत नहीं है तो कोई मार भी नहीं सकता है, अगर मौत आनी है तो कोई उसको बचा भी नहीं सकता है। बिल्कुल, ये हमारा ईमान है कि हम जब दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो हमारी मौत का फ़ैसला तो तब हो गया होता है कि हमें किस दिन, किस वक्त, किस उम्र में मरना है। तो जो चीज़ पहले से तय है, जिसे हम बदल नहीं सकते, उसको सोच कर क्यों हम अपना आज ख़राब करें। तो जो होना है वो तो होगा। हमें तो सिर्फ ये तालीम जो हमारे मज़हब की भी और इस मुल्क की भी तालीम हमें मिली है कि हमें हक़ बात बोलनी है, हक़ के लिए आवाज़ उठानी है, हक़ के लिए लड़ना है। वो हम करते रहें और करते रहेंगे। आपने कोविड की बात की, निज़ामुद्दीन मरकज़ आपका इलाका है, आप इसी इलाके में हैं, और निज़ामुद्दीन मरकज़ को लेकर और मौलाना साद को लेकर जो हंगामा खड़ा किया गया तबलीगी जमात को लेकर, और पूरे मुल्क में इसकी तशहीर की गई कि तबलीगी जमात के ज़रिए जो है पूरा कोरोना को फैलाया जा रहा है, ये थूकिस्तान है, ये है, पता नहीं क्या क्या कहा गया। उस पर आप कुछ रोशनी डालेंगे? जी, मैं उस पर देखिए बताऊं, क्योंकि मैं इस इलाके में रहता हूं, और जिस वक्त गोदी मीडिया पूरी अपनी पब्लिसिटी कर रही थी कि मौलाना साद साहब के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल हो रहे थे, मरकज़ को बदनाम करा जा रहा था, इस इलाके को बदनाम करा जा रहा था, मैं पहला शख्स था जो मीडिया पर इसके हक़ में बोला था और इंटरव्यू एक दिया था। जब यहाँ से बसेस भरकर लेकर जाया जा रहा था, मरकज़ खाली कराया जा रहा था, वहीं थाने के सामने खड़े होकर मैंने पहला इंटरव्यू दिया था और बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी थी कि ये एक प्रोपेगेंडा मरकज़ को बदनाम करने के लिए चलाया जा रहा है, और इसमें भी कहीं ना कहीं केजरीवाल शामिल हैं, क्योंकि ये चिंगारी केजरीवाल की ही लगाई हुई थी। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि मौलाना साद साहब पर FIR होनी चाहिए। ये आप सोशल मीडिया पे ढूंढिए, उनके वीडियो मिल जाएंगे आपको। इससे पहले की वीडियो भी एक देखी थी कि जिसमें बाकायदा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि यहाँ पर इतने लोग हैं, और अचानक ऐलान कर दिया गया कि लॉकडाउन हो गया, वो फंस गए वहाँ पर वो लोग। भाई ये तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि जो जहाँ है वो वहाँ रहे। तो जो प्रधानमंत्री के ऑर्डर थे उनका पालन कर रहे थे, और होना भी यही चाहिए कि जो जहाँ है ऐसी सिचुएशन में वो वहाँ रहे। तो वो जा ही नहीं सकते थे। उसके बाद उन्हें एक प्रोपेगेंडा के तहत बदनाम किया गया, मरकज़ के अलग से आंकड़े दिखाए गए, लेकिन आखिर क्या हुआ? आखिर में कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीज़न दिया, उसमें उसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल करा वो बड़ा काबिल गौर है। उन्होंने कहा कि जमात वालों को, तबलीगी जमात के लोगों को बलि का बकरा बनाया गया, और इसके लिए उन्होंने दिल्ली हुकूमत हो या दिल्ली पुलिस हो, उन्हें भी डांटा कि ये आपने बलि का बकरा इन्हें बनाया है, इनका कोई कसूर नहीं था, कोई उसमें पॉजिटिव केस नहीं मिला, आपने इन्हें ज़बरदस्ती बदनाम किया गया।
और इसमें दिल्ली हुकूमत का बहुत बड़ा रोल था। जब टीवी पर आंकड़े आते थे कि ठीक है आज दिल्ली में कोविड के इतने केसेस हैं पॉजिटिव निकले, तो वो मरकज़ का अलग से एक कॉलम बना रखा था उन्होंने कि मरकज़ से इतने फैले। भाई आपको कैसे पता ये मरकज़ से फैले हैं? ठीक है, एक जगह पर हो सकते हैं, पूरी हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में लोग पॉजिटिव और नेगेटिव निकल रहे हैं, तो 2-4 लोग यहाँ भी हो सकते हैं, कोई इससे इनकार नहीं है। लेकिन आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या एक तंजीम को इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते, और वो गलत साबित हुआ जो आपने टारगेट करा था। मरकज़ के अलग से आंकड़े बताए गए, इस गोदी मीडिया ने लगातार बताए, हमने भी देखा, सबने दुनिया ने देखा। लेकिन अभी कोरोना काल के दौरान जिस तरह से गंगा नदी में जो है लाशें बही हैं, तो वहाँ पर किसी मीडिया ने वहाँ के आंकड़े अलग से नहीं बताए कि ये जो कुंभ का मेला हुआ और वहाँ से जो कोरोना फैला और लाशें बह गई, तो कोई आंकड़े अलग से नहीं बताया गया। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये आंकड़े तो उन्होंने इसलिए नहीं बताए क्योंकि शायद पहले से बयान सेट हो गया होगा। जैसे प्रधान सेवक ने भी कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं है देश में, तो मुझे समझ में नहीं आया फिर वो अफरा तफरी जो मची हुई थी वो क्या थी। जो उस वक्त ये जो गंगा के किनारे लाशें थीं वो क्या थी? वो जाकर खुद लेट कर मर गए थे क्या लोग? तो ये सब गोदी मीडिया को नज़र नहीं आता। वो दरअसल उन लाशों को दिखाना ही नहीं चाहता, और उन लाशों को भी दिखाएगा तो उसका कोई ना कोई वो नेगेटिव पॉइंट ही निकाल कर दिखा देगा। शेख गुलाम जिलानी साहब, अब मैं आता हूँ उस तरफ के यहाँ के सियासी हालात। आपने आप पार्टी को देखा, कांग्रेस को देखा, दीगर पार्टी को देखा। अचानक आपको ये ख्याल कैसे आया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब की पार्टी, सुप्रिया सुले की पार्टी को यहाँ पर इसकी बुनियाद रखी जाए, और आपने इस पर आगे बढ़कर काम करने की कोशिश की और दिल्ली की यूथ की जिम्मेदारी संभाली? ये ख्याल क्यों आया आपको? देखिए, सियासत भी बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह, सबकी अहमियत होती है। और जो मुल्क की सियासत इस वक्त, मैं सिर्फ दिल्ली की सियासत की बात नहीं करूँगा, मुल्क की जो सियासत है उसमें अगर हमें कोई एक नाम ऐसा नज़र आता है जो इस बीजेपी गवर्नमेंट को टक्कर देता आ रहा है, दी है, हराया है इन्हें और आगे भी हरा सकता है, वो आदरणीय शरद पवार साहब का है। तो इसीलिए उनकी पार्टी ज्वाइन करने का ख्याल आया। दिल्ली में ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं दिल्ली पॉलिटिक्स की, तो दिल्ली में खला तैयार हो गया है, एक खालीपन है यहाँ पॉलिटिक्स में। एक तरफ यहाँ बीजेपी है और दूसरी तरफ जो यहाँ पर अपोजिशन है, आम आदमी पार्टी, वो भी नाकाम हो चुकी है हर तरह पर। कांग्रेस का भी अभी कोई वजूद दिल्ली में खासा नहीं है, ना उनका कोई एमपी है, ना कोई एमएलए है, वो भी तकरीबन ज़ीरो के ही। केजरीवाल आप पार्टी ने बिल्कुल मायूस किया मुसलमानों को? बिल्कुल पूरी तरह से मायूस करा है, चाहे वो मरकज़ वाल की वजह हो, दिल्ली राइट्स हों, या और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी हैं जिसमें उन्होंने इतना भेदभाव करा है कि दिल्ली का मुसलमान ही नहीं, हर समझदार शख्स आज की डेट में उनसे दूर है। वो भले ही आज 65 एमएलए लेकर बैठे हों, लेकिन अगर आज इलेक्शन हो जाए तो 35 भी नहीं आने वाले उनके, ये मैं आपको यकीनी तौर पर कह सकता हूँ। तो वो जो खालीपन था उसे कौन भर सकता है, ये हमने गौर व फिक्र करा, तो उसमें हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नज़र नहीं आई, जो एक सेकुलर सोच की पार्टी है, जो हमेशा मजलूमों की आवाज़ उठाती रही है। तो इसलिए हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करा। सेकुलर तो आपके पड़ोस में यूपी में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, वो भी तो है, वहाँ उस पर क्यों नहीं गौर किया आपने? नहीं, देखिए, सिर्फ सेकुलर है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन सेकुलर होने के साथ साथ मैंने कहा ना, वो कौन शख्स है, वो कौन सा चेहरा है जो इस हुकूमत को पूरे हिंदुस्तान में शिकस्त दे सकता है। वो पूरे हिंदुस्तान में आदरणीय शरद पवार साहब से बेहतर कोई दूसरा चेहरा नज़र नहीं आता। तो इसलिए फिर उनके नेतृत्व में, जो हमारे पास जब बेस्ट चीज़ है, तो उसके नेतृत्व में हम चलें। हम सेकेंडरी ऑप्शन को क्यों लें किसी को? सियासी मकासद या सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, आज़म खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आज वो जेल में हैं। जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, और जैसे कि हमें खबर मिली कि कल जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालिब उलमों ने जौहर यूनिवर्सिटी की हिमायत में या उसको बचाने के लिए कैंडल मार्च निकाला, उसमें कुछ मुसलमानों की गिरफ्तारी भी की गई। ये क्या मामला रहा? देखिए, मैं पहले जो आपने आज़म खान साहब का नाम लिया, मैं सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह है, बिल्कुल सही बात है। मैं कहना चाहूँगा, देखिए, कोई एक शख्स इंडिविजुअल, कोई भी, चाहे आज़म खान साहब हो, मैं हूँ या कोई और भी हो, वो सही या गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है कहीं पर, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहूँगा। लेकिन एक इदारा, एक इंस्टीट्यूशन, एक यूनिवर्सिटी कभी गलत नहीं हो सकती। जहाँ से हज़ारों बच्चे पढ़कर निकलेंगे, इस मुल्क का मुस्तकबिल बदलेंगे और बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगे, वो जगह गलत नहीं हो सकती। तो आप यूनिवर्सिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? जैसे हम लोग तारीख़ पढ़ते हैं तो कि नालंदा यूनिवर्सिटी थी,
उसे डिस्ट्रॉय कर दिया खिलजी ने, बर्बाद कर दिया, किताबें जला दी सारे। ऐसा मालूम देता है कि यूपी को दूसरा खिलजी मिला हुआ है आजकल, और जौहर यूनिवर्सिटी को नालंदा बनाने पर तुला हुआ है आजकल कि किसी तरह से यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाए। क्योंकि वहाँ ठीक है गेट हो सकता है इलीगल ज़मीन पर हो, कोर्ट में मामला है, कोर्ट उसमें बेहतर फैसला करेगा, लेकिन आपने जिस तरह से लाइब्रेरी में किताबें जलाई, जिस तरह से आपने प्रताड़ित कर रहे हैं, वहाँ लोगों को डरा धमका रहे हैं, स्टूडेंट्स को, स्टाफ को, वाइस चांसलर्स को, तो वो क्या है, आप एक और नालंदा यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तो ये मुल्क ऐसा होने नहीं देगा, इस मुल्क की आवाम ऐसा होने नहीं देगी। हम जौहर यूनिवर्सिटी के साथ खड़े हैं, बल्कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँ, बहुत जल्दी हम दिल्ली में एक तहरीक भी इसके लिए शुरू करने वाले हैं, जौहर यूनिवर्सिटी बचाने के लिए। जहाँ तक बात कल की है, तो कल कुछ लोग बच्चे थे जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर, वो एक कैंडल विजिल कर रहे थे जौहर यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में, तो पुलिस उन्हें ले गई थी डिटेन कर कर, बाद में फिर उसमें इंटरफेयर किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। आप क्या हम इसको इस तरह समझा जाए कि जौहर यूनिवर्सिटी पर हमला जो किया गया है वो असल में इसलिए कि आज़म खान साहब ने मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई, असल निशाना जो है आज़म खान नहीं है, जौहर यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल, असल निशाना जो है वो जौहर यूनिवर्सिटी ही है, क्योंकि ये जो फासीवादी सोच के लोग हैं ये चाहते ही नहीं कि इंसान पढ़े। मुसलमान की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई इंसान पढ़ा लिखा हो, ये तो चाहते हैं जाहिल अंगूठा छाप लोग हों जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें, इनकी भक्ति करते रहें। क्योंकि अगर आदमी पढ़ लिख लेगा तो वो सवाल भी करेगा कि भाई ये गलत है, या आप क्यों कर रहे हो, ये सही काम क्यों नहीं कर रहे। तो ये हमेशा से तालीम के ख़िलाफ़ हैं, और तालीम के ख़िलाफ़ होने की वजह से ही ये जौहर यूनिवर्सिटी को टारगेट करा जा रहा है। आज़म खान साहब तो एक बहाना है सिर्फ। बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये सरकार, ये फाशिस्ट ताकतें या भगवा परिवार के लोग ये चाहते हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी या मुसलमान इस मुल्क में शिक्षा से वंचित रहे। बिल्कुल, शिक्षा से वंचित रहें। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देखिए, उसमें मुसलमानों का तो आंकड़ा है ही है, साथ में दूसरी जो कास्ट हैं, जो हमारे वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के भाई हैं, उनका भी उसमें आंकड़ा है। आप देखेंगे कि बड़े आंकड़े वो डिस्टर्ब करने वाले हैं कि जो आबादी मुल्क में 2-2.5% है, उसका देश की, मुल्क की 80% से ज़्यादा रिसोर्सेज पर कब्जा है। भाई ये किस तरह से है? 2.5% लोग जो है क़यादत कर रहे हैं। हाँ, वो सारे लोगों की क़यादत कर रहे हैं। दलित, मुस्लिम और जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को तो इन्होंने साइड ही कर दिया। अभी रिसेंटली दिल्ली में एक दलित बच्ची का रेप हुआ, हम उसके घर गए, वहाँ मिले भी हम लोगों से। आप यकीन मानिए, मतलब रेप हुआ एक गलत है, उसके बाद उसे जला दिया गया बच्ची को। अब जब लोग उसके फैमिली से मिलने जा रहे हैं तो पुलिस ने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, 2 किलोमीटर दूर से ना गाड़ी जा सकती है, ना पैदल जा सकते हैं लोग वहाँ पर। ये पुलिस ने वहाँ इंतज़ाम कर रखा था कि कोई लोग उसकी फैमिली से जाकर ना मिले। भाई क्यों, हम उसके क्या दुख में शरीक नहीं हो सकते हो? वो बच्ची भी हमारी बच्ची थी, उसकी माँ हमारी बहन है, उसका बाप हमारा भाई है, वो भले ही किसी भी ज़ात के हों, किसी भी समाज के हों, हमारे भाई हैं वो। तो मैं भी उनसे मिलने गया, मुझे भी सागरपुर फ्लाईओवर पर रोक लिया था पुलिस ने। हम लोगों ने वहीं प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। हम लोग वहीं बैठ गए थे कि आप जब तक हमें इजाज़त नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो उसके बाद फिर एसीपी वगैरह से बात हुई, तब हमें आगे जाने दिया गया। तो इस तरह का तो जुल्म है कि आप जुल्म भी कर रहे हैं और आवाज़ भी नहीं निकालने दे रहे हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों पे नहीं है, जितने भी इसमें वाल्मीकि दलित समाज के लोग हैं, जो भी पिछड़े समाज के लोग हैं, आदिवासी हैं, ये सब पर ये जुल्म कर रहे हैं फासीवादी ताकतें, और औरतों पर ये जुल्म कर रहे हैं। दरअसल आप इनकी अगर हिस्ट्री देखेंगे तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के और औरतों के सबसे ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। तो ये जो 2-2.5% लोग हैं, सिर्फ ये अपने सर्किल के अलावा बाकी सबके ख़िलाफ़ हैं, बाकी सबको अपना ग़ुलाम समझते हैं, उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस्तेमाल कर भी रहे हैं कुछ हद तक। इस दलित बेटी के साथ में जो रेप हुआ, उसके बाद में उसका कत्ल कर दिया गया, इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई पुलिस ने की है मुजरिम पर, या जो लोग इसके मुजरिम हैं? इसको मुजरिमों को अरेस्ट किया जा चुका है। वैसे तो अब कानूनी कार्रवाई उसमें चल रही है। चीफ मिनिस्टर ने भी वहाँ आकर ऐलान करा था कुछ मदद का, लेकिन अभी तक वो मदद उन तक पहुँची नहीं है। बाकी अभी हमने इसमें अप्रोच करा है दिल्ली गवर्नमेंट से, और हमने उनसे 2 डिमांड रखी हैं। पहली डिमांड के जो इस तरह के रेप केसेस दिल्ली में होते हैं
उसमें आप एक स्टेट लेवल पर एक स्पेशल कोर्ट बनाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, जहां मैक्सिमम लिमिट हो कि 6 महीने के अंदर रेप एक्यूज पर फैसला आ जाना है, सज़ा हो जानी है मैक्सिमम 6। सजा होनी चाहिए? ऐसे लोगों की सजा क्या होनी चाहिए? ऐसे लोगों की सज़ा तो फांसी से कम तो कुछ भी नहीं है, बल्कि जो ख़ास तौर पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो 8 साल की बच्ची है, मैं कहूँगा ऐसे लोगों को फांसी भी चौराहे पर होनी चाहिए, जो एक नसीहत बन जाए लोगों के लिए कि देखिए इस तरह के लोगों का ये अंजाम होता है, इबरत का मुकाम बने वो, इबरत का मकाम बने। दूसरी हमने उनसे एक और डिमांड ये रखी है, क्योंकि दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले एक मॉब लिंचिंग का भी मामला सामने आया था, लकीली वो शख्स बच गया, नौशाद उसका नाम है। तो मॉब लिंचिंग पर आप कानून लाइए, मॉब लिंचिंग पर एक सख्त कानून लाइए कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं मॉब लिंचिंग की, उन्हें भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। 2 डिमांड हमने उन्हें, एक रेप के मुतालिक और एक मॉब लिंचिंग के मुतालिक हमने उनसे रखी है, और अगर वो नहीं मानेंगे तो इसके लिए एक आंदोलन पूरी दिल्ली में चलाया जाएगा, उनके घरों का घेराव किया जाएगा मुख्यमंत्री के। नाज़रीन, आमना सामना मीडिया और शाप टीवी ने गुफ्तगू की शेख गुलाम गिलानी साहब से, जिन्होंने इस दहली के, मुल्क के और पूरे मरकज़ के मामले को लेकर और दहली फसादात को लेकर और साथ ही साथ जामे मिल्लिया में जिस तरह का जुल्म व सितम हुआ उसके चश्मदीद गवाह भी हैं। उन्होंने काम भी किया है, मुसलसल क़यादत की है, निज़ामुद्दीन मरकज़ के उस प्रोटेस्ट की भी क़यादत की है, सरबराही की है। उन्होंने पूरी तफसील से रोशनी डाली। आमना सामना मीडिया और शाप टीवी, गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका। आपसे सबसे जो है अलविदा, और जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।